होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल टूल ऑफ अर्ली स्टोन एज। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र आरंभिक पाषाण युग का मुख्य यंत्र नहीं था। ऑप्शंस आर हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स और स्क्रैपर्स। मीन्स हाथ कुल्हाड़ी, बड़ा छुरा, कुल्हाड़ा या कतरनी। इनमें से कौन सा जो है वो अर्ली स्टोन एज में नहीं होता था। तो सही आंसर हो जाएगा स्क्रैपर। कतरनी नहीं होता था, बाकी तीनों जो है ये अर्ली स्टोन एज पीरियड के टूल्स हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंसिस्ट ऑफ रिचुअल्स ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड यज्ञ। बताइए निम्नलिखित वेद में से किस वेद में यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। ऑप्शंस आर यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और ऋग्वेदा। इसका सही आंसर है ये मिलता है यजुर्वेदा में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। और यदि पूछा जाए कि म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेदा है तो हो जाएगा सामवेद। सामवेद में जो है म्यूजिक के रिगार्डिंग मेंशन है। अथर्ववेदा में जो है स्पेल और मैजिक से रिलेटेड चीजें हैं, स्पेल, मैजिक। ओके। और ये जो तीनों वेदा है, फर्स्ट थ्री ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो है वैदिक पीरियड के हैं और ये बाद में आया था। अथर्ववेद जो है वैदिक पीरियड के बाद में आया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट नॉन पांड्यन रूलर। बताइए निम्नलिखित में से सबसे पहले ज्ञात पांड्यन शासक कौन थे। इसका सही आंसर है मुडुकुडुमी। मुडुकुडुमी जो है ये सबसे पहले पांड्यन रूलर थे, वाज द अर्लीस्ट नॉन पांड्यन रूलर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। बताइए रीजनल सेंटर पूछे गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, वो कहाँ पे है। वो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है या बोथ ए एंड सी। मीन्स बेंगलोर में भी है और गुवाहाटी में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बेंगलोर में भी है और गुवाहाटी में भी है। डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कलमकारी के ऊपर ये क्वेश्चन है। कलमकारी जो है एक आर्ट फॉर्म होती है, इज एन आर्ट ऑफ हैंड पेंटिंग ऑन फैब्रिक। फैब्रिक पे ये की जाती है और ये कॉमनली प्रैक्टिस्ड होती है कहाँ पे। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कलमकारी के ऊपर। वहां पूछा गया था कि कलमकारी क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ था कि ये एक पेंटिंग है जो फैब्रिक पे की जाती है साउथ इंडिया में। या सेकंड ऑप्शन था कि ये राइस कल्टीवेशन है, स्पेशल तरीके का राइस कल्टीवेशन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। थर्ड था कि ये एक फिश रियरिंग टेक्निक है, फिश रियरिंग। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इसका सही आंसर था कि ये फैब्रिक पे किया जाने वाला एक पेंटिंग है, वो उसे कलमकारी बोलते हैं। और कहाँ पे ये फेमस है ये आप बताइए। कॉमनली कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। कॉमनली प्रैक्टिस होता है ये आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके। और कैसे होता है कलमकारी पेंटिंग। ये एक आर्ट है हैंड पेंटिंग की जो फैब्रिक पे की जाती है और इसमें यूज होता है वेजिटेबल डाई का। और ये मेनली प्रैक्टिस की जाती है आंध्र प्रदेश में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है एफोरेस्टेशन ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड अराउंड ग्रीन बेल्ट, पार्क, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट इन सिटी इज नोन एज। उसे क्या बोला जाता है। देखो कीवर्ड है यहाँ पे सिटी। सिटी से आपको आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये रूरल फॉरेस्ट्री भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रूरल जो है वो किससे है, वो विलेजेस से एसोसिएटेड है। एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में बचा क्या, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री। और सिटी से रिलेट करके हम आंसर कर सकते हैं ये होता है अर्बन फॉरेस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, एफोरेस्टेशन किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट ओन लैंड पे जो ग्रीन बेल्ट, पार्क, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रीन बेल्ट के आसपास आती है वहां पे। ओके, उससे बोला जाता है अर्बन फॉरेस्ट्री। यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है। रेजिंग और मैनेजमेंट करना ट्रीज का पब्लिक और प्राइवेट ओन लैंड पे इन और अराउंड द अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर जैसे कि ग्रीन बेल्ट एरिया, पार्क्स, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट एक्सेट्रा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम थोड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है।
जहाँ खेती के साथ साथ जो है ट्री भी लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, वीट की खेती हो रही है, साथ ही साथ पॉपुलर के ट्री वहां पे लगा दिए गए। तो ये जो है एग्जाम्पल है एग्रो फॉरेस्ट्री का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक जो है कम अंडर विच टाइप ऑफ स्पीसीज एज पर IUCN क्लासिफिकेशन। हाँ जी बताइए, ये कौन सी लिस्ट में आते हैं IUCN क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग? ऑप्शंस है इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये मोस्टली आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जो एशियाटिक चीता है वो इस टाइम पे कहाँ पाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ सीमित रह गया है ईरान तक। ईरान, सिर्फ और ईरान में पाया जाता है। पहले ये बहुत एरिया में पाया जाता था, बट अब ईरान में पाया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। सेम पिंक हेड डक के साथ भी है, पिंक हेड डक भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन इंडिया ओनली ओनली शॉर्ट स्टैपल कॉटन इज ग्रोन। ओनली जो है वैसे भी बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो मोस्टली यही चांस रहता है कि वो सही नहीं होते हैं, बट हो भी सकता है। तो हम देखते हैं इन इंडिया ओनली शॉर्ट स्टैपल कॉटन इज ग्रोन। क्या भारत में केवल शॉर्ट स्टैपल कॉटन ही ग्रोन की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे शॉर्ट स्टैपल कॉटन भी होती है और लॉन्ग स्टैपल कॉटन भी होती है। लॉन्ग स्टैपल, जो शॉर्ट स्टैपल कॉटन होती है उसे बोला जाता है इंडियन कॉटन, और जो लॉन्ग स्टैपल कॉटन होती है उसे बोला जाता है अमेरिकन कॉटन। और इंडिया में दोनों तरह की कॉटन होती है। सेकंड है कि किस तरह की एनवायरनमेंट में ये होती है, तो हम देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन, ये रिक्वायरमेंट होता है कॉटन क्रॉप्स का। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड है जो मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन के वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो है कॉटन होती है गुजरात और महाराष्ट्र में, और उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी अच्छी क्वांटिटी में कॉटन होती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके की होती है। शॉर्ट स्टेपल भी होती है, मीन्स इंडियन कॉटन भी होती है, और लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन कॉटन भी होती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन होना चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डे होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन, ये सब जो है कॉटन की ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। और इसकी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट रहती है पंजाब, हरियाणा, नर्दर्न राजस्थान में होती है, गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। उसके साथ साथ ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कॉटन होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। कृषि मिट्टी, कृषि क्या है? कृषि मिट्टी पर खेती करने की एक कला है, इसमें फसलों को उगाना और पशुपालन शामिल है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद हम बात, वैसे भी चारों ही ऑप्शन में वन दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। 2/3 का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली 66%। इतनी नहीं है, ये लगभग 48%, 50% आप ले लीजिए, लगभग 50% जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट गलत है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आप आगे बढ़िए। एंड एग्रीकल्चर इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, ये मोस्टली सभी को पता है कि एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। तो आप इस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। सेकंड अगर आपका रॉन्ग होता है तो डी एंड बी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। अब आप आगे जाइए। थर्ड है प्रिमिटिव subsistence farming is practiced on small patches of land with the help of fertilizers and new technology। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो नाम से ही आप देख सकते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना, पुराना और छोटा, छोटे तरीके से जो होता है। इसमें जो है फर्टिलाइजर का यूज नहीं होगा, इसमें मैन्योर का यूज होता है। और न्यू टेक्नोलॉजी नहीं, इसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। ओके, इसमें जो है अब हम बात कर रहे थे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। ये स्मॉल पैच लैंड पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से, पुराने
जो टूल्स होते हैं जैसे कि होय है, डिगिंग स्टिक है, और इसको करता कौन है? ये किया जाता है फैमिली और कम्युनिटी लेबर के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई तो फर्स्ट वन ओनली इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा। Now move to the next question. Consider the following statement about peninsular drainage. Peninsular drainage के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ओल्डर देन हिमालयन ड्रेनेज। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है जो पेनिसुलर इंडिया है वो ओल्डर है, और हिमालयन जो है वो न्यू है, वो एमर्जिंग है। ओके, तो यहाँ की रिवर्स जो है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ओल्ड ही होगा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड की अगर हम बात करें, कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड डीप कोर्सेज आर फॉलोड बाय पेनिसुलर रिवर्स देन द हिमालयन काउंटर पार्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे क्योंकि हिमालयन में जो रिवर्स है वो यंगर है और पेनिसुलर की ओल्डर है। ओल्डर में कम एनर्जी होती है, तो वहां पे लॉन्गर और डीपर कोर्सेज नहीं है। लॉन्गर और डीपर कोर्सेज जो है वो हिमालयन रिवर के हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड है वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ मेजर वाटर डिवाइड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट फॉलोइंग रिवर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि पेनिसुलर ड्रेनेज ओल्डर है देन द हिमालयन सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही था। एंड सेकंड स्टेटमेंट पेनिसुलर रिवर जो होती है वो शॉर्टर और शैलोअर होती हैं, लॉन्गर और डीपर नहीं होती हैं। शॉर्टर और शैलोअर होती है, लॉन्गर और डीपर होती है हिमालयन। ओके, हिमालयन रिवर जो है वो लॉन्गर होती है और डीपर होती है, क्योंकि वो यंग है, उनमें एनर्जी ज्यादा है। और पेनिसुलर रिवर जो है वो ओल्डर है। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ मेजर वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिसुलर रिवर इन अकॉर्डेंस विद द फ्लो डायरेक्शन। आइदर वो ईस्ट है या वेस्ट है। ओके, मेजर वाटर डिवाइड की तरह ये काम करते हैं वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको देखनी है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रेटर हिमालयाज आर नोन फॉर देयर प्रोफाउंड कॉन्टिन्यूटी। जो ग्रेटर हिमालय है वो अपनी कॉन्टिन्यूटी के लिए जाने जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्रेटर हिमालय में जो है कॉन्टिन्यूटी होती है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है जो लेसर हिमालय, सबसे पहले आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, फिर आते हैं लेसर हिमालयाज, और उसके बाद आती है शिवालिक रेंज। जो लेसर हिमालय है उनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय देयर वैलीज और देयर हिल स्टेशंस, जैसे कि कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेसर हिमालय जाने जाते हैं अपने हिल स्टेशंस के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट है जो शिवालिक है वो आउटर हिमालय है, जो कि यंगेस्ट है अपने ओरिजिन में। तो आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, फिर शिवालिक फिर आपके लेसर हिमालयाज आते हैं, फिर आता है आपका शिवालिक। और शिवालिक जो है वो सबसे यंगेस्ट है ओरिजिन में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल आर राइट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हमने बात की थी ग्रेटर हिमालय की, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में आते हैं ये हिमालय, हाईएस्ट है, सबसे ऊंचे है, और सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूस रेंज है इन हिमालयाज की। उसके बाद लेसर हिमालय आते हैं, ये मिडल हिमालय भी के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये फेमस है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए और हिल स्टेशंस के लिए, जैसे कि कुल्लू मनाली, मसूरी और दार्जिलिंग। और लास्ट में हम बात करेंगे शिवालिक की। शिवालिक जो है सबसे रिसेंट पार्ट है हिमालयाज का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे कंसिडर करनी है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, यहाँ भी आपको केयरफुल रहना है कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे चुकीकामाटा बोलिवियन। चुकीकामाटा इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर टाउन सिचुएटेड नियर बोलिवियन बॉर्डर। जो चुकीकामाटा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर टाउन है जो कि बोलिवियन बॉर्डर पे आता है। सेकेंड स्टेटमेंट है साओ पुलाओ ऑफ ब्राजील इज द थर्ड लार्जेस्ट एग्लोमरेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर मेक्सिको सिटी एंड टोक्यो। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कोकोआ इज द नेटिव क्रॉप ऑफ ब्राजील ग्रोन इन अमेजोन बेसिन। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट का आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट भी पता हो सकता है आपको कि कोकोआ जो है वो नेटिव क्रॉप है
कहाँ की? ब्राजील की, जो कहाँ उगाई जाती है? अमेज़न बेसिन में। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जहाँ पे थर्ड मीन्स डी और बी में से इसका सही आंसर होगा। यहाँ से आ गया है वन, वन ऑलरेडी सभी में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके लिए इजी हो जाएगी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है ही। अब हमें देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। साओ पुलाओ जो ब्राजील का है वो थर्ड लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है वर्ल्ड में, मेक्सिको सिटी और टोक्यो के बाद। थ्री इज सेकंड इज आल्सो राइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वन टू एंड थ्री इज राइट आंसर। नाउ मूव टू द, ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको इन्फॉर्मेशन अगर पता है तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा गया है यहाँ भी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ दी गई है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इन डेथ वैली, जो कैलिफोर्निया में है। नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट जो है वो है डेथ वैली, जो कैलिफोर्निया में आता है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वन जो है वो राइट हो जाएगा। वैसे भी वन जो है चारों ऑप्शन में है, और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है लोरेशियन प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ कैनेडियन शील्ड, लोरेशियन प्लेट्यू जो है वो कैनेडियन शील्ड का पार्ट है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सी और डी में से आपका सही आंसर होगा। लास्ट है नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, क्या जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, बेरिंग स्ट्रेट, वैसे भी स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट जो है एक पानी वाली बॉडी होती है, वाटर बॉडी होती है, जो अदर वाटर बॉडी को जोड़ती है। तो ये लैंड को कैसे जोड़ पाएगी? अगर आप इस वे में भी सोचेंगे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी पता है बट आपको पता है कि स्ट्रेट क्या होता है, तब भी आप आंसर कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। बेरिंग स्ट्रेट नहीं जोड़ती है, इसको जोड़ा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा। मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट किया जाता है साउथ अमेरिका से बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। मैं मैप के थ्रू भी बता देती हूँ। ये है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट मैंने आपको बताया था क्या होती है, एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो टू लार्जर वाटर बॉडी को जोड़ती है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो चुस्की सी को जो है बेरिंग सी से जोड़ती है। यहाँ पे है आर्कटिक ओशियन, अगर हम बिगर वे में बात करें, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ती है। ओके, और ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये है सदर्न अमेरिका, इसको जोड़ा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे बिगर मैप पे भी आप इसे देख लीजिए ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको। ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, और ये जो है ये है इस्थमस ऑफ पनामा जो इन दोनों को जोड़ती है। और बेरिंग स्ट्रेट कहाँ आता है? यहाँ पे आता है बेरिंग स्ट्रेट, ये इधर रशिया है और यहाँ पे है यूएसए। अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है, तो यूएसए और रशिया के बीच में आता है ये बेरिंग स्ट्रेट। और किस किस को जोड़ता है? अभी हमने बात की थी, ये जोड़ता है बेरिंग सी को चुक्सी सी से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली लेड टू इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी जो इन्फ्लेशन उसकी वजह से कॉज होती है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तब। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, यदि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तब। और थर्ड है इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ जाता है तब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वन एंड टू करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, मीन्स वन एंड टू, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है वो उसकी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। प्राइस बढ़ गया मीन्स इन्फ्लेशन आ गई, क्योंकि वो डिमांड में है तो उसका प्राइस बढ़ा दिया। इस तरीके से जो है इन्फ्लेशन हो जाती है। अगर मनी का सप्लाई है तो लोग उसे स्पेंड करना चाहेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है बढ़ते हैं तो पैसे कम हो जाएंगे स्पेंड करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर डिक्रीज होते हैं, मीन्स गवर्नमेंट का टैक्स डिक्रीज होगा तो स्पेंड करने के लिए जो है मनी ज्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन होगा। अगर डिक्रीज होता है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर इंक्रीज है तब इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, जब डिमांड बढ़ती है और मनी सप्लाई बढ़ता है, और डिक्रीज होता है मीन्स कम होता है टैक्स, तब जो है इन्फ्लेशन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीपल के पास जो है उस टाइम पे ज्यादा मनी होता है स्पेंड करने के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई जो है वो लिमिटेड रहती है।
ओके, इस तरह से जो फर्स्ट एंड थर्ड है आपका, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी और थर्ड आपकी रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेसेसरी कंडीशन विच नीड टू बी सेटिस्फाइड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी कॉल्ड बैंक। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कब कहा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं। ऑप्शंस आर लैंडिंग मनी, यदि वो मनी जो है देता है, लैंड करता है। सेकेंड है वो एक्सेप्टेंस करता है चेकेबल डिपॉजिट को। और थर्ड है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, अगर इन्वेस्टमेंट करता है फंड की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बैंक के लिए क्या कंडीशन होती है, उसे बैंक कब कहा जाएगा, जब वो मनी लैंड करेगा। और सेकंड है एक्सेप्टेंस करेगा वो चेकेबल डिपॉजिट्स की। तो 1 और 2 इसके लिए कंडीशन होती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड जो है बैंक के लिए कंडीशन नहीं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है 1 और 2। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैंक जो है क्या होता है, एक बैंक होता है जो मनी लेंड करता है, साथ साथ जो चेकेबल डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उसे बैंक कहा जाता है। यदि कहीं पे सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है चेकेबल डिपॉजिट की, तो जरूरी नहीं है कि वो बैंक कहलाए, वो बैंक नहीं होता है। वो जो है ये एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कहने की। इसका एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है ये बैंक नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लैंडिंग फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करते हैं। सिमिलरली हम एक ऐसा ऑप्शन भी देख लेते हैं जो सिर्फ लैंड करता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है चेकेबल डिपॉजिट को, तो वो भी बैंक नहीं है। इसका एग्जाम्पल है LIC। LIC जो है वो सिर्फ लैंड करता है, वो चेक जो है चेकेबल जो डिपॉजिट होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो LIC भी एक बैंक नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम रिजर्व कैपिटल ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक। हाँ जी बताइए, मिनिमम रिजर्व कैपिटल शेड्यूल्ड बैंक के लिए कितनी होती है। ऑप्शंस आर ₹10 लाख, 5 लाख, 15 लाख और 12 लाख। इसका सही आंसर है 5 लाख। मिनिमम जो है रिजर्व कैपिटल शेड्यूल बैंक में होनी चाहिए 5 लाख रुपीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है फिस्कल पॉलिसी किस चीज के साथ डील करती है। फिस्कल पॉलिसी किस चीज के साथ डील करती है। ऑप्शन है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। फिस्कल पॉलिसीज में क्या दो तरह की पॉलिसीज होती है मैक्रो इकोनॉमी में, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डील करती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट करती है टैक्स की फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फाइन, ये सब जो है रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंड करती है, कुछ स्कीम्स पे करती है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ये एक्सपेंडिचर आता है। और ये किसके अंडर आता है, ये अंडर आता है फिस्कल पॉलिसी के। बाकी जो बात हो रही है सप्लाई ऑफ मनी की इकोनॉमी में, ये आता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी किस चीज के साथ डील करती है, ये डील करती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस आर रघुराम राजन, अजित पटेल, एनके सिंह और सुब्रमण्यम राव। इसका सही आंसर है, इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। इसका सही आंसर क्या होगा। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर की पहले हम बात कर लेते हैं। बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। और यदि हम बात करें यूनिकैमरल की, तो उसमें काउंसिल नहीं होगी, उसमें होगा लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या होता है, तो उसमें हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये पार्लियामेंट जो है वो में क्या क्या होता है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ बच्चों को पता होता है कि राज्यसभा और लोकसभा से ही हमारी पार्लियामेंट बनती है। प्रेसिडेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, प्रेसिडेंट भी आएगा इसमें सही आंसर। तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों से बनती है पार्लियामेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु हैव द कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट। कास्टिंग वोट किन के पास होती है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में अभी हमने बात की थी कि लोकसभा भी होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो लोकसभा के लीडर कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। और राज्यसभा के लीडर कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। और कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट होता है कि यदि कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसके ऊपर वोटिंग हुई है और इक्वल ही उसके फेवर में है, इक्वल ही उसके ऑपोजिशन में है। फॉर एग्जाम्पल 50 फेवर में है, 50 उसके ऑपोजिशन में है, तो टाई हो गया। इस टाई को ब्रेक करने के लिए जो है लोकसभा में जो वोट करते हैं वो करते हैं स्पीकर। मीन्स ये वोट जो होती है, ये इस वोट को बोला जाता है कास्टिंग वोट ऑफ स्पीकर। और सिमिलरली राज्यसभा में भी अगर कुछ टाई हो जाता है तो वहां वोट करते हैं चेयरमैन, और उनकी वोट को बोला जाता है कास्टिंग वोट। ओके, तो दोनों कर सकते हैं, स्पीकर भी करते हैं, चेयरमैन भी करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है the president can summon a joint sitting of both the houses in case of। हाँ जी बताइए। प्रेसिडेंट जो है किस समय पे समन कर सकते हैं? समन का मतलब होता है बुलाना। ज्वाइंट सिटिंग कब करा सकते हैं वो दोनों हाउसेस की? किस केस में हो सकती है? मनी बिल में होती है, ऑर्डिनरी बिल में होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होती है, या ए और सी मीन्स मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में? तो देखो मनी बिल में तो जरूरत ही नहीं है ज्वाइंट सिटिंग की, क्योंकि राज्यसभा जो है इसमें कोई, राज्यसभा का कोई मेन रोल होता नहीं है, राज्यसभा कुछ अमेंड नहीं कर सकती है, वो सिर्फ सजेस्ट कर सकती है और उन्हें पास करना ही पड़ता है मनी बिल। यदि लोकसभा ने पास कर दिया है तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इसके लिए तो जॉइंट सीटिंग चाहिए ही नहीं होगी, तो ए और डी तो आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर बात आई ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पे राज्यसभा का भी इक्वल रोल रहता है और लोकसभा का भी इक्वल रोल रहता है। तो और अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो अपर हैंड किसका रहेगा? लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा में मेंबर ज्यादा होते हैं राज्यसभा से। और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? Consider the following statement regarding Speaker of Lok Sabha। Speaker of Lok Sabha के regarding क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है he hold office during the pleasure of president। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो ऑफिस होल्ड करते हैं, नहीं ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ही नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन। जब उनका इलेक्शन होता है तब जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो हाउस के, बाद में वो 6 मंथ के अंदर अंदर जो है मेंबर बन सकते हैं। नहीं ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। मैं दोबारा रीड कर देती हूँ आपके लिए। ही नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ हाउस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। वो जो है स्टार्टिंग में ही जब उनका इलेक्शन होना होता है एज अ स्पीकर, तभी वो मेंबर होने चाहिए लोकसभा के। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है। थर्ड हम बात करेंगे द स्पीकर वैकेट हिज ऑफिस ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। जो स्पीकर है वो वैकेट जो है अपना ऑफिस तब करते हैं जब नई लोकसभा आ जाती है। तो ऑल आर इनकोरेक्ट। इनके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो जो है ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइम। जो प्लेजर में होता है प्रेसिडेंट के, उन्हें प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं, तो इन्हें नहीं किया जा सकता है। इनको रिमूव कौन करता है? इनको रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके हाउस के द्वारा, बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। जितने भी हाउस में मेंबर है उनकी मेजोरिटी में जो रेजोल्यूशन पास होगा उसी के थ्रू जो है स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता है। सेकंड है स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस। जो मेंबर है हाउस की मीन्स लोकसभा के जो मेंबर है उन्हीं में से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी बना देंगे।
और बाद में उनको 6 मंथ के अंदर जो है मेंबर बना लेंगे हाउस का। ऐसा नहीं होता है, जो सिलेक्टेड मेंबर है हाउस के, उन्हीं इलेक्टेड मेंबर है हाउस के, उन्हीं में से जो है सिलेक्ट किया जाता है स्पीकर को। और कैसे किया जाता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। जितने मेंबर वहां पे प्रेजेंट हैं उनकी सिंपल वोटिंग से, सिंपल मेजोरिटी वोटिंग से जो है उनको बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर हैं, 100 में से जो है 80 ने इनको सिलेक्ट कर लिया है, मीन सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, तो सिंपल मेजोरिटी से इनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, स्पीकर जो है वो मेंबर नहीं रहता है हाउस का, लेकिन वो ऑफिस में रहता है जब तक न्यू इलेक्टेड लोकसभा की मीटिंग ना हो जाए। ओके, इसलिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत थी। मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान से देखना है आपको, नॉट ट्रू पूछा गया है। फर्स्ट है आर्टिकल 75 डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 75 नहीं है, ये है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इड एंड एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के लिए होती है। ये आर्टिकल नंबर 74 में मेंशन है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, तो फर्स्ट हमारी हो जाएगी गलत स्टेटमेंट। सेकेंड है द एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर कैन बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। नहीं, जो एडवाइस दी जाती है मिनिस्टर के द्वारा उसे कहीं भी किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी हो जाती है गलत। थर्ड है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो 15% होती है टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल काउंसिल लोकसभा में 500 मेंबर है, तो 500 का 15% ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ सकते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। यहाँ नॉट ट्रू पूछा गया, कौन सी सही नहीं है? थर्ड सही है, तो थर्ड को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। अगर आपको डायरेक्ट मतलब आर्टिकल आपको कंफर्म नहीं है बट थर्ड स्टेटमेंट में आप कंफर्म है, तब भी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर वेरीज डिपेंड ऑन। बताइए, ओजोन परत की मोटाई में भिन्नता निर्भर करती है, किस किस चीज पे निर्भर करती है? ज्योग्राफी पे करती है, सीजन पे, लैटिट्यूड पे, ये सभी पे ये डिपेंड करती है। हाँ जी, ये सभी पे डिपेंड करती है। ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करती है, सीजन पे भी डिपेंड करती है, और लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करती है। ऑल द अबव इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इनमें से क्या होता है? साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, जो सब्जियां उगाने का जो विज्ञान होता है उसे बोला जाता है, या फिर कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट फॉर फूड। नॉन वुडी प्लांट्स के जो कल्चर किया जाता है भोजन के लिए, उसे बोला जाता है। ये ए और बी दोनों को बोला जाता है। ये स्टडी ऑफ ग्रेप्स को बोला जाता है। देखो, स्टडी ऑफ ग्रेप्स को तो विटिकल्चर बोला जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। विटिकल्चर बोला जाता है स्टडी ऑफ ग्रेप्स को, तो ये तो आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है सी, साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, और कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट फॉर फूड को बोला जाता है ओलैरिकल्चर। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।